नमस्कार साथियों, क्लास 12 के पॉलिटिकल साइंस की कक्षा में आपका स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं छठे चैप्टर लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट और यह तीसरा वीडियो है इस चैप्टर पर और संभवतः अंतिम वीडियो है। तो अगर आप इस वीडियो को अच्छा से समझना चाहते हैं तो पहले के दो वीडियो को ज़रूर देख लें। हम लोग लोकतांत्रिक व्यवस्था के संकट को समझ रहे हैं, अर्थात 1975 के इमरजेंसी जो इंदिरा गांधी के शासनकाल में लगा था, आपातकाल लगा था अनुच्छेद 352 के अंतर्गत, उसकी चर्चा कर रहे हैं। तो उसके आपातकाल लगाने के समय कैसी स्थितियां थी, क्या बातें हुई थी उस समय, किस प्रकार के आंदोलन थे, आर्थिक स्थिति कैसी थी देश की, इन सारे बातों की चर्चा हमने दो वीडियो में किया। आज हम लोग थोड़ा सा चर्चा ये करेंगे कि आपातकाल के दौरान क्या क्या हुआ था, क्या क्या घटनाएं हुई थी। तो आपातकाल के दौरान हुई घटनाओं का पक्ष और विपक्ष दोनों अपने अपने ढंग से व्याख्या करते हैं। पक्ष वाले अर्थात सत्ता पक्ष वाले, उस समय जो कांग्रेस पार्टी थी, उनका तर्क था कि हमने आपातकाल लगा करके अच्छा काम किया, जबकि उस समय जो विपक्ष थे उनका कहना था कि बहुत ही ख़राब हुआ। तो चलिए हम लोग दोनों के तर्कों को देखते हैं। तो सत्ता पक्ष का तर्क था, सरकार का पक्ष था कि आपातकाल के जरिए सरकार कानून बहाली और गरीबों के हित के लिए कार्यक्रम लागू करना चाहती थी। उनका कहना था कि विपक्ष जो है वो आंदोलन करके, सड़क जाम करके, तरह तरह की रैलियां कर करके सरकार का ध्यान जो है वो विकास से हटा देती है और कानून व्यवस्था की बहाली में ही सरकार को लगना पड़ जाता है। तो आपातकाल के जरिए सरकार कानून व्यवस्था लागू करना चाहती है और गरीबों के हित के कार्यक्रम लागू करना चाहती है, ये सरकार का पक्ष था। गरीबों के कल्याण के लिए उन्होंने 20 सूत्री कार्यक्रम चलाया था आपातकाल के दौरान। बहुत ही फेमस था 20 सूत्री कार्यक्रम, 20 पॉइंट था, लेकिन मैं यहाँ कुछ ही पॉइंट का जिक्र कर रहा हूँ, जिसमें भूमि सुधार था, भूमि पुनर्वितरण था, प्रबंधन में कामगारों की भागीदारी और बंधुआ मजदूरों की समाप्ति जैसे लोकप्रिय कार्यक्रम थे। तब जब आपातकाल लागू किया गया और ये सब कार्यक्रम लागू किए गए, आपातकाल के लगने से तुरंत ही रैलियाँ, प्रदर्शन, हड़ताल, रेल चक्का जाम, ये सारे चीज़ बंद हो गए। तो शुरू में मध्यम वर्ग जो बहुत खुश था कि चलिए विरोध प्रदर्शन रुका, हल्ला हंगामा, शोर शराबा समाप्त हो गया। दूसरी तरफ सरकारी कर्मचारी भी अब अनुशासित हो गए, समय पर आने लगे, उन पर कार्रवाई का डर हो गया। तो इस प्रकार ये सरकार का पक्ष था। अब दूसरा पक्ष हम लोग को देखना है कि विपक्ष का क्या तर्क था। आपातकाल को लेकर कांग्रेस पार्टी अपनी पीठ थपथपाती है, आज तक थपथपाती है कि हमने आपातकाल लगा करके बहुत ही नियम कायदों को लागू किया, देश का विकास किया। लेकिन आलोचक जो थे, विपक्ष थे, उस समय भी आलोचना करती थी, आज भी आपातकाल को लोकतंत्र का धब्बा, लोकतंत्र का दाग मानती है। तो आलोचक किस हिसाब से, किन तर्कों के माध्यम से सरकार की आलोचना करते हैं, तो देखिए हम लोग पॉइंट वाइज चर्चा करेंगे। आलोचकों का तर्क था कि सरकार वायदों की ओट में अपने जुल्मों को छिपाना चाहती थी। अब सरकार ने तो बहुत अच्छे अच्छे कार्यक्रम लाए थे, 20 सूत्री कार्यक्रम लाए थे। तो दरअसल ये विपक्ष कहते थे कि सरकार वायदा कर करके उनका देश का विकास करने का मकसद नहीं है, बल्कि अपने जुल्मों को छिपाने का मकसद है। फिर जो आपातकाल के दौरान बहुत भारी संख्या में निवारक नज़रबंदी आप समझते हैं कि किसी व्यक्ति को नज़रबंद कर देना बिना कारण बताए। तो निवारक नज़रबंदी का बहुत बड़े पैमाने पर इस्तेमाल हुआ था। शाह आयोग का रिपोर्ट बतलाता है कि 1,11,000 गिरफ्तारियाँ हुई थी, जबकि सरकार बताती है कि 600-700 के लगभग में गिरफ्तारी हुई थी। लेकिन शाह आयोग की रिपोर्ट जब सामने आई तो 1,11,000 लोगों को जेल में डाल दिया गया था। और सबसे बड़ी बात हम लोग पहले ही चर्चा कर चुके हैं कि प्रेस पर पाबंदी लग गई थी, सेंसरशिप लग गया था, बहुत सारे अखबारों ने सादा आर्टिकल छापना शुरू कर दिया था, विज्ञापन के रूप में समाचार छापते थे। ये सारी चर्चा हम लोगों ने पूर्व के वीडियो में की है, तो बार बार चर्चा करना सही नहीं होगा। लेकिन आलोचक इस आधार पर भी तर्क देते थे कि आपातकाल खराब था कि प्रेस को आपने पंगु बना दिया था। और सबसे बड़ी बात जो थी उस समय ज़्यादातर देखने की आई थी, वो इंदिरा गांधी के छोटे बेटे संजय गांधी सरकार के किसी भी पद पर नहीं थे, लेकिन सरकार में उनका सबसे ज़्यादा हस्तक्षेप था, सबसे ज़्यादा इंटरफेरेंस था। विशेष करके उनकी तानाशाही झुग्गी झोपड़ियों को हटाने में, दिल्ली के झुग्गी झोपड़ियों को हटाने में और जबरन नसबंदी के मामले में आया था। जनसंख्या नियंत्रण करने के लिए सरकारी कर्मचारियों को टास्क दिया गया था कि आप नसबंदी कराइए। तो बहुत सारे लोग अपने को बचाने के लिए दूसरे की नसबंदी कराते थे। तो इसमें
गरीब आदमी ही, झुग्गी झोपड़ियों को हटाने में गरीब आदमी ही और नसबंदी के मामले में भी गरीब आदमी ही पीछे जा रहे थे। आपातकाल से हमने क्या सबक लिया, आपातकाल से इंडिया को क्या सबक मिला? तो आपातकाल में लोकतंत्र की कमजोरियां और ताकत दोनों उजागर हुई। हमने ये जाना कि हमारी डेमोक्रेसी में, हमारी लोकतंत्र में क्या क्या कमजोरियां हैं और इनकी क्या क्या ताकत है। तो इस जो आपातकाल है, इससे हमने 3 सबक लिया। पहला सबक कि आपातकाल के दौरान लग रहा था कि अब लोकतंत्र जो है वो अतीत की वस्तु हो गई, इतिहास की वस्तु हो गई, अब इंडिया से लोकतंत्र समाप्त हो जाएगा, क्योंकि विपक्ष के सारे नेता गिरफ्तार हो गए थे, प्रेस पर पाबंदी लग गई थी। तो ऐसा लग रहा था कि अब भारत में भी अन्य देशों की तरह लोकतंत्र समाप्त हो जाएगी। परंतु इमरजेंसी हटने के बाद जनवरी 1977 में जब इमरजेंसी हटी तो लोकतंत्र की पुनः वापसी हुई और भारत से ऐसा लगा कि अब लोकतंत्र को विदा कर पाना मुश्किल है, बल्कि लोकतंत्र पहले की तुलना में और अधिक मजबूत हुई। तो पहला सबक ये हुआ कि भारत में लोकतंत्र और मजबूत हुआ। भारत में लोकतंत्र की जड़ें पाकिस्तान या अन्य देशों की तरह कमज़ोर नहीं है जहां से कि इसे विदा कर दिया जाए। दूसरा हमने क्या सबक लिया, हमारा जो 352 अनुच्छेद है उसमें था कि अंदरूनी गड़बड़ी की आशंका में जो है हम 352 का उपयोग कर सकते हैं, आपातकाल लगा सकते हैं। लेकिन अब अंदरूनी आपातकाल बाद में संविधान में संशोधन किया गया कि केवल सशस्त्र विद्रोह के आधार पर ही, सशस्त्र विद्रोह की स्थिति होगी तभी हम लोग अंदरूनी आपातकाल लगा सकते हैं। केवल विरोध हो रहा है, धरना प्रदर्शन हो रहा है, जुलूस हो रहा है, इसके आधार पर हम आपातकाल नहीं लगा सकते हैं। और साथ ही साथ उस आपातकाल के समय कार्टून छपा था कि हमारे राष्ट्रपति उसमें फखरुद्दीन अली अहमद थे, वो बाथरूम में नहा रहे थे और सरकार की तरफ से कागज़ दे दिया गया था कि लीजिए इमरजेंसी पर साइन कर दीजिए। तो उन्होंने साइन कर दिया था और नीचे लिखा था कि अगर और कोई काम हो और कोई हस्ताक्षर लेना हो तो आ जाना कभी भी। तो ऐसा नहीं हो सकता है। अब मंत्रिमंडल का लिखित आदेश जरूरी था। उस समय इमरजेंसी पहले लगा दिया गया था 25 जून की रात को और मंत्रिमंडल को जानकारी दी गई थी 26 जून की सुबह को। तो अब ऐसा नहीं हो सकता है। अब मंत्रिमंडल का लिखित आदेश जरूरी है। केवल प्राइम मिनिस्टर सिफारिश नहीं कर सकते हैं आपातकाल के लिए बिना मंत्रिमंडल के लिखित आदेश को लिए बिना। साथ ही साथ आपातकाल के दौरान बहुत सारे लोगों को निवारक नज़रबंदी के तहत गिरफ्तार किया गया। बहुत सारे लोगों का जो जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार बाधित हुआ। तो न्यायपालिका अब नागरिक अधिकारों के प्रति और सचेत हुई और अब अपने जो है ड्यूटी को लेकर के ज़्यादा मुखर हुई है न्यायपालिका। ये आपातकाल का ही परिणाम है। फिर कई नागरिक संगठन जो है वजूद में आए लोकतंत्र की रक्षा के लिए और व्यक्ति की गरिमा और व्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए सामने उभर करके बहुत सारे NGO आए। आपातकाल को तो हम लोगों ने देखा, लेकिन आपातकाल के बाद क्या हुआ ये देखना है। तो आपातकाल के समय 42वां संशोधन हुआ था और उस संशोधन में इंदिरा गांधी लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष करा ली थी। इस हिसाब से चुनाव 1978 में होना था। किसी को उम्मीद नहीं थी, लेकिन अचानक जनवरी 1977 में 1977 में अचानक आपातकाल हटा लिया गया, नेताओं को रिहा कर दिया गया और मार्च 1977 में चुनाव की घोषणा कर दी गई। अर्थात 2 महीने के अंदर चुनाव होना था। अब विपक्षी पार्टियों के पास ज़्यादा समय भी नहीं था, लेकिन विपक्षी पार्टियों ने एक नया नारा दिया, लोकतंत्र बचाओ, और ये नारा बहुत ही सुपरहिट रहा। इस नारे के तहत कांग्रेस हारी 1977 के चुनाव में और जनता पार्टी को जीत मिली। तो लोकतंत्र बचाओ का नारा इसलिए भी दिया क्योंकि आपातकाल के दौरान विपक्षियों ने यह बताया कि सरकार ने लोकतंत्र को नष्ट करने का कोशिश किया, नेताओं को, विपक्षी नेताओं को जेल में डाला, सेंसरशिप लगाया। इसलिए लोकतंत्र बचाओ का नारा जनता को बहुत समझ में आया। सारी विपक्षी पार्टियां जो थी, गैर कांग्रेसी पार्टी, लगभग सारी पार्टियां जो जेपी के नेतृत्व में, जयप्रकाश के लीडरशिप में एक नई पार्टी बनाई जिसका नाम जनता पार्टी था। यहाँ तक कि कुछ कांग्रेस से अलग हुई पार्टियां, जैसे जगजीवन राम बहुत ही दिग्गज नेता थे उस समय के, तो जगजीवन राम की पार्टी जो थी कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी, तो कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी का भी विलय जनता पार्टी में हो गया, जनसंघ का विलय हो गया। इस तरह से बड़ी बड़ी पार्टियों का विलय हुआ और जनता पार्टी बनी। और यह जो चुनाव था 1977 का, यह चुनाव नहीं था, एक तरह का रेफरेंडम था, जनमत संग्रह था। और जनमत संग्रह इस बात का था कि आपातकाल सही था या गलत। कांग्रेस यह साबित करने में जुटी थी कि हमने आपातकाल लगा करके सही किया,
जबकि विपक्ष यह सिद्ध कर रही थी कि आपातकाल गलत था। तो जो जनता थी देश की, उन्होंने जनता पार्टी को, विपक्ष को वोट दिया और कांग्रेस में हार गई। सारे गैर कांग्रेसी वोट जो थे वो गोलबंद हो गए, एकजुट होकर गए। जो कि लोहिया जी बहुत दिन से कोशिश करते आ रहे थे, वो सफल नहीं हुए। लेकिन जेपी के नेतृत्व में सारे गैर कांग्रेसी वोट आपातकाल के कारण एकजुट हुआ और इसी का परिणाम हुआ कि कांग्रेस पहली बार केंद्र से बेदखल हुई। इस बार कांग्रेस को सबसे बुरा रिजल्ट साबित हुआ, सबसे बुरा रिजल्ट मिला। मात्र 154 सीट मिला और वोटिंग परसेंटेज अगर देखा जाए तो वह 35% से भी कम था। वहीं जनता पार्टी और उसके अलायंस जो थे, सहयोगी थे, उन्हें 330 सीटें मिली। अकेले जनता पार्टी को 295 सीट मिले। अगर कहा जाए बड़े नेताओं का, तो कांग्रेस के बड़े नेता संजय गांधी और इंदिरा गांधी ये रायबरेली और अमेठी से चुनाव हार गए। अब सोचिए, प्रधानमंत्री कैंडिडेट चुनाव हार जाए तो क्या कहा जा सकता है। तो संजय गांधी और इंदिरा गांधी भी हारे, बाकी मंत्रियों की बात ही छोड़ दीजिए। लेकिन यह परिणाम जो ज़्यादा वोट जो मिला जनता पार्टी को, अच्छी वोट जो मिले, वो उत्तर भारत में ही मिला, दक्षिण भारत में नहीं मिला। दक्षिण भारत में कांग्रेस पार्टी अपने सीटों को बचाने में कामयाब रही, क्योंकि आपातकाल का ज़्यादा असर उत्तर भारत में हुआ था, दक्षिण भारत में नहीं हुआ था। उत्तर भारत का मध्यम वर्ग जो था वो अब कांग्रेस से दूर हो गया था। तो इस प्रकार हम लोगों ने देखा कि आपातकाल के बाद किस प्रकार राजनीति प्रभावित हुई। आपातकाल समाप्त हुआ और चुनाव हुए। चुनाव में कांग्रेस की पराजय हुई और जनता पार्टी की सरकार बनी। पहली बार केंद्र में गैर कांग्रेसी सरकार बनी 1977 में। राज्य में 1957 में ही बन गई थी, केरल में 1967 में बहुत सारे राज्यों में बनी थी। लेकिन केंद्र में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनी, जनता पार्टी की सरकार। और पहले गैर कांग्रेसी मंत्री बने प्रधानमंत्री, वो थे मोरारजी देसाई। वैसे वो पहले कांग्रेस पार्टी में रहे थे, कांग्रेस का बैकग्राउंड था उनका, लेकिन जब वो प्रधानमंत्री बने तो कांग्रेस पार्टी के नहीं थे, वो जनता पार्टी के उम्मीदवार थे। लेकिन इन सरकार में तालमेल नहीं था, पीएम पद की बहुत होड़ थी। जेपी के नेतृत्व में चुनाव तो जरूर लड़ा गया, लेकिन जेपी की उम्र बहुत ज़्यादा हो गई थी और उन्होंने प्रधानमंत्री बनने से इनकार कर दिया। तो प्रधानमंत्री पद के लिए होड़ मच गया, सब कोई प्रधानमंत्री बनना चाहता था। 3 तगड़े जो उम्मीदवार थे वो, उसमें मोरारजी देसाई थे, फिर जगजीवन राम थे जिनका लंबा अनुभव था, और फिर चरण सिंह थे जो कि किसान नेता थे। तो इन 3 नेताओं में काफ़ी होड़ थी और लास्ट में मोरारजी देसाई का नाम फाइनल हुआ। लेकिन ये सरकार ज़्यादा दिन नहीं चली, क्योंकि इसमें दिशा, नेतृत्व और साझा कार्यक्रम का अभाव था। बहुत सारी विपरीत विचारधारा वाली पार्टियां एकजुट हुई थी, जो कि बाहर से तो एकजुट हो गई थी कांग्रेस के विरोध में, लेकिन उनके नीतियां नहीं मिल रहे थे, उनके कार्यक्रम नहीं मिल रहे थे। तो इन सारे कारणों से जनता पार्टी अधिक दिन तक नहीं चली। फिर सभी नेताओं की अपनी अपनी महत्वाकांक्षा भी थी। मोरारजी देसाई बेचारे मात्र 18 महीना जो है प्रधानमंत्री रह पाए और 18 महीना के बाद जनता पार्टी में फूट हो गया। चरण सिंह ने अपना एक अलग जो है ग्रुप बना लिया। 18 महीने में मनमोहन सिंह की सरकार ने बहुमत खो दिया और चरण सिंह को समर्थन दे दी कांग्रेस पार्टी ने, और चरण सिंह के साथ भी धोखा हुआ, मात्र 4 महीने प्रधानमंत्री रहे। इस प्रकार जनता पार्टी की सरकार कहा जाए या गैर कांग्रेसी सरकार 1977 में 22 महीने चली और पुनः जनवरी 1980 में चुनाव हुआ। इस चुनाव में जनता को लगा कि अब देश अगर संभाल सकती है तो केवल कांग्रेस ही संभाल सकती है, बाकी पार्टियों में तालमेल नहीं है, एकता नहीं है। इंदिरा गांधी ने भी इसका लाभ उठाया और नारा दिया, इंदिरा लाओ देश बचाओ। और पब्लिक को लगा कि सही में इंदिरा गांधी ही अभी मात्र एक नेता है जो देश को संभाल सकती है। तो इंदिरा लाओ देश बचाओ के नारे से कांग्रेस फिर से सत्ता में ज़बरदस्त वापसी की और 542 सीटों में 353 सीटें लाई, फिर से अपनी पोजीशन को मजबूत की। इस जनता पार्टी के कोलैप्स से, जनता पार्टी के विघटन से हम लोग सबक लेते हैं कि सरकार अगर अस्थिर हो, अंदरूनी अंतरकलह हो, तो जनता उन्हें कड़े दंड देती है। जनता स्थिर सरकार चाहती है। 1977 के आपातकाल के लगने से, जनता पार्टी की सरकार बनने से, फिर जनता पार्टी की सरकार के विघटन होने से क्या सबक मिला, कांग्रेस में क्या परिवर्तन आया, अन्य विपक्षी पार्टियों में क्या परिवर्तन आया और लोकतंत्र में क्या परिवर्तन आया, यह देखिए। 1969 के पहले कांग्रेस एक अमरेला पार्टी थी। अमरेला पार्टी जानते हैं किसे कहते हैं? अमरेला पार्टी जो विविध विचारधारात्मक गतिमति के नेताओं को समेट कर चलती थी, अर्थात इसमें बहुत सारा जो था विविधता था। अब जानते हैं कि आज़ादी के पहले कांग्रेस के अंदर ही सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ था।
एक ही पार्टी के अंदर कई पार्टियां थी, कई विचारधारा था और कांग्रेस सभी को समेट के चलती थी। तो 1969 के पहले जो ये इसमें डाइवर्सिटी को समेटने की जो बात थी वो अब समाप्त हो गई। अब कांग्रेस जो है वो अपना एक नया सिद्धांत लाई और वो अपने आप को एकमात्र समाजवादी और गरीबों का हिमायती पार्टी बताना शुरू कर दिया। पहले कांग्रेस विचारधारा पर आधारित थी, लेकिन अब कांग्रेस जो है आपातकाल के बाद एक नेता पर आश्रित हो गई और नेता पर आश्रित होते होते एक परिवार पर आश्रित हो गया। अभी हम लोग देखते हैं कि कांग्रेस पार्टी पिछले 20-25 सालों में देख रहे हैं एक परिवार पर आश्रित है। तो यहीं से परिवर्तन शुरू हुआ आपातकाल के दौरान। दूसरे तरफ विपक्ष को क्या सबक मिला, विपक्ष को क्या विरासत मिला? विपक्ष को लगा कि गैर कांग्रेसी वोट को बिखरना देना गलत है, गैर कांग्रेसी वोट बिखर जाता है तभी हम लोग सत्ता में नहीं आ पाते हैं, सत्ता में अपनी भूमिका नहीं निभा पाते। इसलिए विपक्षी पार्टी अब इस फिराक में रहने लगे कि किस प्रकार हम गैर कांग्रेसी वोटों को एकजुट करें। फिर 1977 के चुनाव में राज्यों में गैर कांग्रेसी सरकारें बनी थी। बहुत सारे राज्यों में विधानसभाओं में चुनाव हुए थे जिसमें गैर कांग्रेसी सरकारें बनी थी और इन गैर कांग्रेसी सरकार में पिछड़ी जातियों के नेताओं का बहुत अहम योगदान था। हमारे देश के अभी जो वर्तमान में बहुत सारे दलों के जो क्षेत्रीय दलों के प्रधान हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, वो सब आपातकाल के प्रोडक्ट हैं। तो आपातकाल के दौरान पिछड़ी जातियों का जो है उभार हुआ, पिछड़ी जातियों के नेताओं की बहुत भूमिका थी, पिछड़ी राजनीति उभरी और इसी से प्रभावित होकर के जनता पार्टी ने मंडल आयोग की नियुक्ति की। हालांकि मंडल आयोग का फिर रिपोर्ट बहुत दिन बाद आया, फिर इसे मंडल आयोग की जो सिफारिश थी उसे 1990 में लागू किया गया। फिर मंडल कमीशन का जो रिपोर्ट था उससे पूरे भारत की राजनीति में एक भूचाल आ गया। ये सारी बातें हम लोग अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, लेकिन ये सब आपातकाल की ही विरासत थी। फिर इसमें सबसे बड़ी बात यह हुई कि लोकतंत्र में जन आंदोलन की भूमिका अहम है। अगर जनता जागी नहीं रहेगी, समय समय पर आंदोलन नहीं करेगी, तो अच्छा से अच्छा नेता भी तानाशाह हो जाएगा, निष्क्रिय हो जाएगा, मनमानी करने लगेगा। तो इस आपातकाल के दौरान जन आंदोलन की भूमिका भी उभर करके सामने आई। तो इस प्रकार हम लोगों ने आज अपने इस छठे चैप्टर को पूरा कर लिया। आप इसके 2 वीडियो को भी देख लीजिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा। तो दोनों तीनों वीडियो को देख लेने के बाद यह चैप्टर मुझे पूरी विश्वास है कि आपको अच्छा से समझ में आ जाएगा। यह वीडियो आपको कैसा लगा इस पर अपनी टिप्पणी जरूर दें, कमेंट जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें और अधिक से अधिक मित्रों को सब्सक्राइब करने के लिए कहें। आपका एक एक लाइक, एक एक सब्सक्रिप्शन हमारे मनोबल को और ऊंचा बढ़ाएगा। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।